दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति भवन के अंदर चल रही एक विदेशी पीएम के शाही स्वागत की तैयारियां रातों रात रोक दी गई हैं? क्या भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी कूटनीतिक साजिश रची जा रही थी जिसे न्यू दिल्ली ने आखिरी मिनट के अंदर डिकोड कर लिया है? क्या बांग्लादेश सच में सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की के मुस्लिम नेटो के अंदर शामिल होकर के भारत को ब्लैकमेल करने की जरूरत कर रहा था? लेकिन इसका जो खौफनाक जवाब भारत ने तैयार किया है, उसे सुनकर के ढाका की पसीने क्यों छूट गए हैं? जैसे ही ढाका से इस्लामिक नेटो की गीदड़ भभकी आई है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह अचानक से चिकन नेक के पास में क्यों पहुंच गए? क्या भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बांग्लादेश की पूरी घेराबंदी का सीक्रेट प्लान भी एक्टिवेट कर दिया है? दिसंबर 2026 के अंदर 30 साल पुरानी गंगा वाटर ट्रीटी खत्म हो रही है, तो क्या भारत अब पानी की वो मास्टर चाबी घुमाने वाला है जिसके बाद में चाइना को बाप बोलने वाला बांग्लादेश आखिर प्यासा ही मरेगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम साउथ एशिया के कूटनीतिक गलियारों के अंदर चल रहे शह और मात के उस भयंकर खेल को डिकोड करने जा रहे हैं जिसकी गूंज चाइना से लेकर के पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। एक तरफ बांग्लादेश की ओर से कूटनीतिक दबाव बनाने और भारत को आंख दिखाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ से भारत ने अपनी रणनीतिक और भौगोलिक ताकत का ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि बांग्लादेश की नई सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि वो आगे कुआं चुने या पीछे वाली खाई। पर्दे के पीछे एक ऐसा साइलेंट वॉर चल रहा है जिसके अंदर बिना एक भी गोली चलाए भारत ने साफ कर दिया है कि अगर मुस्लिम नेटो की तरफ एक भी कदम आगे बढ़ाया तो अपनी नदियां सूखने का तमाशा देखने के लिए तैयार रहो। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है भारत के सबसे बड़े और सुरक्षित सत्ता केंद्र यानी कि राष्ट्रपति भवन से। दोस्तों, डिप्लोमेसी के अंदर राष्ट्रपति भवन से जारी होने वाला हर बयान, हर प्रेस रिलीज कई स्तर की चेकिंग के बाद में बाहर आता है। लेकिन 21 अगस्त 2026 को दोस्तों कुछ ऐसा हुआ है जिसने भारतीय कूटनीति के जानकारों को हैरान कर दिया है। शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन सचिवालय से एक विज्ञप्ति जारी हुई जिसमें इशारा किया गया था कि बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान भारत आ रहे हैं। उनके आधिकारिक स्वागत के लिए राष्ट्रपति भवन के अंदर शनिवार 22 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल का कार्यक्रम तय किया गया था और इसी वजह से चेंज ऑफ सेरेमनी को रद्द करने की बात कही गई थी। लेकिन दोस्तों, फिर अचानक से एक भारी भूचाल आता है। दोस्तों, कुछ ही घंटों के भीतर राष्ट्रपति की उस प्रेस सचिव नेविका गुप्ता की ओर से एक ताजा बयान आता है कि 21 अगस्त 2026 को जारी विज्ञप्ति वापस ले ली गई है। अब दोस्तों, आप खुद सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति भवन से एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत की सूचना बाहर आती है और फिर अचानक से उसे वापस ले लिया जाता है। क्या ये कोई सामान्य क्लेरिकल मिस्टेक थी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के अंदर ऐसी गलतियां नहीं होती हैं। ये इस बात का साफ और सीधा सबूत था कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा कूटनीतिक गतिरोध पैदा हो चुका है। अंदर ही अंदर कोई ऐसी शर्त या फिर कोई ऐसा पैंतरा चला गया है जिसे न्यू दिल्ली ने सिरे से खारिज कर दिया है और तारिक रहमान की भारत यात्रा पर अचानक से फुल स्टॉप लगा डाला है। अब दोस्तों, इस सस्पेंस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इस साल की शुरुआत के अंदर जब बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली थी, तो भारत ने बड़प्पन दिखाते हुए एक सकारात्मक पहल की थी। पीएम मोदी ने उन्हें पत्र लिख करके परिवार समेत भारत आने का इनविटेशन दिया था। यहां तक कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खुद उन्हें पीएम मोदी का पत्र सौंप करके आए थे। इसके बाद में भारत ने सितंबर के अंदर न्यू दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर समिट के लिए भी बांग्लादेश के पीएम को भारत आने का बुलावा भेजा था। भारत चाहता था कि पड़ोस प्रथम की नीति के तहत रिश्ते सामान्य रहें, लेकिन ढाका की ओर से कोई ठोस और सकारात्मक जवाब नहीं आया। दोस्तों, बांग्लादेश की इस खामोशी और टाल मटोल के पीछे सबसे बड़ा वजह थी शेख हसीना। अवामी लीग की नेता और पूर्व पीएम शेख हसीना का भारत के अंदर मौजूद होना
तारिक रहमान सरकार और वहां के कट्टरपंथियों की आंखों के अंदर खटक रहा है। बांग्लादेश लगातार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। हाल ही में जब शेख हसीना ने निजी हैसियत से प्रेस को संबोधित किया तो ढाका ने इस पर भी भारी बवाल काटा और कड़ी आपत्ति जताई। बांग्लादेश के अंदर बैठे कट्टरपंथी लगातार तारिक रहमान पर प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं कि जब तक भारत शेख हसीना को वापस नहीं सौंपता है तब तक भारत के साथ में कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। खुद शेख हसीना ये ऐलान कर चुकी हैं कि चाहे उन्हें जो भी सजा भुगतनी पड़े वो इस साल के आखिर तक अपने देश में जरूर लौट जाएंगी। अब दोस्तों, जब तारिक रहमान अपनी घरेलू राजनीति और कट्टरपंथियों के दबाव में इस कदर फंसे हैं कि वो भारत के साथ में संबंधों पर कोई स्वतंत्र फैसला नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों क्या बात सिर्फ शेख हसीना तक सीमित है? तो इतना ही नहीं है, असली खेल तो अब शुरू होता है। दोस्तों, जब तारिक रहमान की भारत यात्रा पर सस्पेंस चल ही रहा था तभी बांग्लादेश से एक ऐसा बयान सामने आता है जिसने न्यू दिल्ली के कान खड़े कर दिए। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने एक इंटरव्यू के अंदर बम फोड़ते हुए कहा कि उनका देश मक्का एग्रीमेंट का हिस्सा बनने पर विचार कर सकता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मक्का एग्रीमेंट क्या भला है। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की के बीच में एक ऐसा रक्षा समझौता आकार ले चुका है जिससे दुनिया मुस्लिम नेटो या फिर सुन्नी नेटो कह रही है। इस समझौते का मूल प्रावधान बिल्कुल वेस्टर्न कंट्रीज वाले नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है, यानी कि इन तीनों में से किसी एक देश पर होने वाले सशस्त्र हमले को सब पर हमला माना जाएगा। अब दोस्तों, जरा क्रोनोलॉजी समझिए। बांग्लादेश जो 1971 के अंदर पाकिस्तान की सेना द्वारा किए गए भयानक नरसंहार और रेप के बाद में भारत की मदद से एक आजाद मुल्क बना था, वहां बांग्लादेश आज उसी पाकिस्तान के साथ में एक सैन्य गठबंधन के अंदर शामिल होने की गीदड़ भभकी दे रहा है। ये सीधे तौर पर भारत को ब्लैकमेल करने की एक घटिया कोशिश है। दोस्तों, ढाका नई दिल्ली को यह मैसेज देना चाहता है कि अगर आपने हमारी शर्तें नहीं मानी, अगर आपने शेख हसीना को नहीं सौंपा तो हम आपके कट्टर दुश्मनों के कैंप के अंदर जाकर के बैठ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, शायद बांग्लादेश ये भूल गया है कि नई दिल्ली में अब वो सरकार नहीं बैठती है जो धमकियों से डर करके समझौते कर ले। भारत का जवाब इतना सटीक, इतना तेज, इतना आक्रामक है कि बांग्लादेश के रणनीतिकारों के होश उड़ चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बांग्लादेश के मुस्लिम नेटो के अंदर शामिल होने की गीदड़ भभकी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक बहुत ही नपी तुली लेकिन घातक लाइन बोल डाली। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न एशिया के अंदर इस समय जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उस पर हर गतिविधि पर हमारी पैनी और लगातार नजर बनी हुई है। इस समय मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। दोस्तों, कूटनीति की भाषा के अंदर इसका मतलब होता है कि तुम जो खेल खेल रहे हो हम उस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और उसका इलाज भी हमारे पास में मौजूद है। रणधीर जायसवाल से जब तारिक रहमान की भारत यात्रा पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि जहां तक बांग्लादेश के पीएम से जुड़ा सवाल है, मुझे इस मसले पर कुछ नहीं कहना है। अगर कोई अपडेट मिलेगा तो जरूर साझा करूंगा। ये बयान उसी वक्त आया जब राष्ट्रपति भवन से अपनी प्रेस विज्ञप्ति वापस ले ली गई। यानी दोस्तों, भारत ने ढाका को साफ मैसेज दे दिया है कि ब्लैकमेलिंग की भाषा अब भारत के अंदर नहीं सुनी जाएगी। तुम अपना मुस्लिम नेटो का सपना देखो, हम तुम्हारी अहमियत को शून्य कर देंगे। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। असली एक्शन तो जमीन पर स्टार्ट भी हो चुका है। जैसे ही ढाका ने इस्लामिक गठबंधन का कार्ड खेलने की कोशिश की, भारत के गृह मंत्री अमित शाह अचानक से देश के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक इलाके सिलीगुड़ी पहुंच चुके हैं। दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे दुनिया चिकन नेक के नाम से जानती है, ये वो सकरा सा भूभाग है जो भारत के पूर्वोत्तर स्टेट्स को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। ये इलाका रणनीतिक रूप से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुश्मन देश हमेशा इस पर नजर गड़ाए रहते हैं। दोस्तों, अमित शाह का सिलीगुड़ी के अंदर मौजूद एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के फ्रंटियर मुख्यालय पहुंचना कोई रूटीन दौरा नहीं था। यह ढाका और बीजिंग दोनों के लिए एक खुला ऐलान था।
एसएसबी के प्रोग्राम के अंदर अमित शाह ने जो कुछ किया और जो कहा उसने पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को हिला करके रख दिया है। अमित शाह ने मंच से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी और उनकी जमकर के तारीफ भी की। अब दोस्तों यहां आपको एक और बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट समझना होगा। अमित शाह ने बताया कि 2014 से भारत सरकार बीएसएफ और एसएसबी के जरिए भारत और बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने और सुरक्षा मजबूत करने के लिए 1129 एकड़ जमीन की डिमांड कर रही थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लगातार अनसुना किया। राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया, लेकिन राज्य के अंदर शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद से ही केंद्र को ये 1129 एकड़ जमीन तुरंत मिल गई। अमित शाह ने साफ शब्दों के अंदर कहा कि जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तब तक ना तो वेस्ट बंगाल सुरक्षित रह सकता है और ना ही पूरा भारत। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे पिछली सरकारों के मुख्यमंत्री सीमावर्ती बलों के कार्यक्रम से दूरी बनाकर के गलत मैसेज दिया करते थे। अमित शाह का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, यह एक स्ट्रैटेजिक डिक्लेरेशन था। उन्होंने क्लियर कर दिया कि चिकन नेक के आसपास अब किसी भी तरह की घुसपैठ, किसी भी तरह की साजिश या किसी भी तरह के जनसांख्यिकीय बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने अपनी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है और उसे एक अभिन्न किले के अंदर बदलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अमित शाह ने लाल किले से गाए गए वंदे मातरम के पूरे संस्करण का जिक्र करके यह भी जता दिया कि अब देश के अंदर राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। अब दोस्तों यहां पर एक बात और समझना बेहद जरूरी है कि अमित शाह के चिकन नेक पहुंचने की टाइमिंग और बांग्लादेश के मुस्लिम नेटो वाले बयान की टाइमिंग जो है वो बड़ा गेम कर रही है। इसके पीछे दोस्तों एक और बहुत बड़ा खतरनाक खेल भी चल रहा है और इस खेल का मास्टरमाइंड है और वो है चाइना। बांग्लादेश को आगे करके चाइना भारत की गर्दन यानी कि चिकन नेक तक पहुंचने का गंदा खेल खेल रहा है और उसका वेपन बना है तीस्ता प्रोजेक्ट। दोस्तों तीस्ता नदी भारत के सिक्किम से निकल करके वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है। ये नदी चिकन नेक से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। दोस्तों पिछले कुछ ही समय के अंदर बांग्लादेश के अंदर चाहे मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार रही हो या अब तारिक रहमान की बीएनपी सरकार, ढाका ने तीस्ता नदी के पुनर्विकास और उसकी गाद हटाने के लिए करीब $1 बिलियन के बड़े प्रोजेक्ट के लिए चाइना से हाथ मिला लिया है। जून 2026 के अंदर चाइना और बांग्लादेश के बीच में इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी यानी कि जांच पड़ताल का काम तेज करने पर सहमति भी बन चुकी है। अब दोस्तों आप इस खतरे की गहराई को समझिए। चिकन नेक जैसे संवेदनशील इलाके से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज मशीनरी, चाइनीज रडार्स और चाइनीज टेक्नोलॉजी की मौजूदगी भारत की सुरक्षा के लिए एक भयंकर रेड फ्लैग है। तीस्ता प्रोजेक्ट के बहाने चाइना असल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में अपनी एक परमानेंट निगरानी चौकी स्टैब्लिश करना चाहता है। चाइना की रणनीति हमेशा से यही रही है कि वो पड़ोसी देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का लालच देकर के वहां घुसता है और फिर उस इलाके का इस्तेमाल भारत के खिलाफ सैन्य और रणनीतिक दबाव बनाने के लिए करता है। श्रीलंका के हम्बन टोटा से लेकर के मालदीव्स तक हमने ये सारा खेल देखा भी है। अब वो यही खेल बांग्लादेश के जरिए तीस्ता के अंदर खेल रहा है। अब तारिक रहमान की सरकार चाइना के इस जाल के अंदर खुशी खुशी फंस भी रही है ताकि वो भारत को लगातार ब्लैकमेल कर सके, लेकिन क्या भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा है? वैसा बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर भारतीय कूटनीति का वो सबसे घातक हथियार सामने आता है जिसके आगे ना तो मुस्लिम नेटो टिकेगा और ना ही चाइना का $1 बिलियन का प्रोजेक्ट, और ये हथियार है पानी। इस पानी की वो मास्टर चाबी जो पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में है। दोस्तों आपको बता दूं कि बांग्लादेश भारत के साथ में 54 नदियां साझा करता है, लेकिन पिछले 50 सालों के अंदर केवल 2 नदियों गंगा और कुशियारा नदी के ऊपर ही दोनों देशों के बीच में समझौते हो पाए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है 1996 की ऐतिहासिक गंगा वाटर ट्रीटी। दिसंबर 1996 के अंदर भारत के तत्कालीन पीएम एसडी देवेगौड़ा और बांग्लादेश की उस वक्त की पीएम शेख हसीना के बीच में
30 सालों के लिए गंगा जल साझाकरण समझौता हुआ था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य शुष्क मौसम यानी कि दिसंबर से मई के दौरान वेस्ट बंगाल में मौजूद फरक्का बैराज के ऊपर पानी का बंटवारा करना था। यह समझौता 1949 से 1988 के बीच दर्ज किए गए औसत जल प्रवाह के आंकड़ों के ऊपर आधारित था, लेकिन अब ये 30 साल की समय सीमा दिसंबर 2026 के अंदर खत्म हो रही है। 2026 के अंदर इस संधि का खत्म होना भारत के लिए एक ऐसा ट्रम्प कार्ड बन गया है जिसने ढाका की रातों की नींद उड़ा दी है। दोनों देशों की संयुक्त तकनीकी समितियां लगातार बैठकें कर रही हैं, लेकिन भारत ने अब अपना कूटनीतिक रुख पूरी तरह से बदल लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों और कूटनीति के विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि इस बार भारत गंगा वाटर ट्रीटी को सिर्फ एक अलग थलग फाइल की तरह ट्रीट नहीं करेगा। नई दिल्ली ने मन बना लिया है कि अब गंगा जल संधि और तीस्ता नदी विवाद को जोड़ करके एक पैकेज डील बनाई जाएगी। यानी अगर बांग्लादेश को गंगा का पानी चाहिए तो उसे तीस्ता के ऊपर भारत की शर्तें माननी होंगी और चाइना को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। अब दोस्तों, भारत की इस पूरी गणित को समझिए कि गंगा और तीस्ता को अलग अलग क्यों नहीं देखा जा सकता। तो इसका जो पहला कारण है वो है भूगोल और ग्लेशियर्स। दोस्तों, दोनों ही नदियां हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय के ग्लेशियर बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं। अक्टूबर 2023 के अंदर सिक्किम में आई भयंकर बाढ़ ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि तीस्ता जैसी नदियां जलवायु परिवर्तन के प्रति कितनी ज्यादा संवेदनशील हो चुकी हैं। नदियों में पानी का बहाव अब पहले जैसा निश्चित नहीं रह गया है। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा कारण है वेस्ट बंगाल का वीटो पावर। ये दोनों नदियां बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करने से पहले भारत के वेस्ट बंगाल राज्य से होकर के गुजरती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि पानी के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए वेस्ट बंगाल सरकार की सहमति बेहद जरूरी है। भारत के अंदर भी जल संसाधनों को लेकर के भारी प्रेशर है। गंगा के मैदानी इलाकों में अत्यधिक भूजल का दोहन होने की वजह से नदियों का जल स्तर लगातार घट रहा है। भारत का अपना राज्य बिहार भी लंबे समय से शिकायत करता रहा है कि 1996 के समझौते के कारण उसके अपने क्षेत्रों को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पा रहा है। और दोस्तों, तीसरा जो कारण है वो है आजीविका के ऊपर संकट। बांग्लादेश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से बड़े पैमाने पर इन दोनों नदियों के पानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। 1996 की तुलना में आज बांग्लादेश के अंदर पानी का संकट कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। अगर बांग्लादेश को अपने किसानों को बचाना है, अपनी इकोनॉमी को बचाना है, तो उसे हर हाल के अंदर पानी चाहिए। और यही वो बिंदु है जहां बांग्लादेश पूरी तरह से फंस चुका है। ढाका भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि चाइना चाहे तीस्ता नदी से कितनी भी गाद निकाल ले, चाहे कितने भी ऊंचे तटबंध बना ले, या 1 अरब की जगह 10 अरब डॉलर भी फूंक दे, लेकिन वो नदी के अंदर पानी कहां से प्रोड्यूस कर पाएगा। पानी का असली कंट्रोल, पानी का वो ऊपरी छोर पूरी तरह से भारत के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है। भारत जब चाहे जितना चाहे पानी रोक सकता है या फिर छोड़ सकता है। अगर भारत तीस्ता के ऊपर कोई पक्का ढांचा खड़ा कर देता है या गंगा संधि को अपनी नई शर्तों के हिसाब से ड्राफ्ट कर लेता है, तो बांग्लादेश को घुटनों पर आना ही पड़ेगा। अगर भारत गंगा संधि के नवीनीकरण के वक्त तीस्ता नदी के ऊपर एक ऐसा समझौता कर लेता है जिससे वेस्ट बंगाल के किसानों का पानी ना रुके, तो भारत अपनी जरूरत के लिए गंगा से ज्यादा पानी मांगने पर मजबूत दावा ठोक सकता है। अब दोस्तों, भारत को 30 साल के फिक्स फॉर्मूले के बजाय एक ऐसा नया समझौता करना चाहिए जिसके अंदर समय समय पर जल स्तर की वैज्ञानिक समीक्षा करने का क्लॉज हो, यानी कि पानी उसी शर्त पर मिलेगा जब ढाका का बर्ताव भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल होगा। अब आप इस पूरे खेल को एक बार 360 डिग्री के एंगल से समझिए। एक तरफ तारिक रहमान की सरकार शेख हसीना को लेकर के भारत पर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है। जब भारत भाव नहीं देता तो वो मुस्लिम लेटों के अंदर शामिल होने की गीदड़ वबकी देते हैं। इसके साथ ही वो चाइना को चिकन नेक के पास में लाकर के भारत की सिक्योरिटी को खतरे में डालने का कार्ड खेलते हैं। लेकिन भारत के अंदर बैठी मोदी सरकार का रेस्पॉन्स देखिए। कोई पैनिक नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक के बाद में एक अचूक प्रहार हो रहे हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रपति भवन से पीएम तारिक रहमान के स्वागत की तैयारियों को रद्द करके दुनिया को बता दिया कि हम तुम्हारी धमकियों को जूते की नोक पर रखते हैं। फिर विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया कि हमारे रडार पर तुम्हारी हर हरकत है।
इसके तुरंत बाद में देश के गृह मंत्री खुद चिकन नेक पर जाकर के खड़े हो जाते हैं और 1129 एकड़ जमीन लेकर के पूरी सीमा को अभेद्य किले के अंदर तब्दील करने का पूरा काम ही स्टार्ट कर देते हैं और आखिर के अंदर भारत चुपचाप 2026 के अंदर खत्म हो रही गंगा वाटर ट्रीटी की फाइल मेज पर रख देता है। दोस्तों, ये है नया भारत, ये है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि रणनीतिक स्वायत्ता। आज का भारत अपने पड़ोसियों के नखरे नहीं उठाता है। आज का भारत चेक बुक डिप्लोमेसी से ज्यादा पावर डिप्लोमेसी के ऊपर ट्रस्ट करता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी गारमेंट इंडस्ट्री पे टिका है और उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो बिजली चाहिए, उसका एक बड़ा हिस्सा भारत के ग्रिड से होकर के जाता है। भारत के साथ में व्यापारिक रिश्ते अगर बिगड़े तो बांग्लादेश की इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ढाका को अब ये क्लियरली समझना होगा कि भूगोल बदला नहीं जा सकता है। पाकिस्तान उसके लिए सिर्फ एक जज्बाती इस्लामिक साथी हो सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान खुद आटे और कर्ज के लिए पूरी दुनिया के अंदर कटोरा लेकर के घूम रहा है। वो बांग्लादेश की क्या ही मदद करेगा। सऊदी अरेबिया और तुर्की के अपने अलग एजेंडे हैं। कोई भी मुस्लिम देश बांग्लादेश के लिए भारत जैसे विशाल बाजार और सैन्य ताकत से पंगा नहीं लेगा। रही बात चाइना की, तो चाइना सिर्फ कर्ज के जाल में फंसाना जानता है। श्रीलंका, पाकिस्तान का जो हाल चाइना ने किया है वो दुनिया के सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल है। चाइना की मदद से बांग्लादेश को सिर्फ कंक्रीट के ढांचे मिल सकते हैं, लेकिन उन ढांचों के बीच में बहने वाला जीवनदायिनी पानी सिर्फ और सिर्फ भारत के हिमालय से ही आएगा। चिकन नेक की ओर बढ़ते चाइना की हाथ काटने के लिए भारत ने जो तीस्ता पैकेज डील का जाल बुन लिया है वो रणनीतिक रूप से एक मास्टर स्ट्रोक है। अगर ढाका ने अपनी हदें पार की और मुस्लिम नेटो या फिर चाइना के कार्ड को ज्यादा पुश किया तो भारत 2026 के आखिर के अंदर गंगा संधि का नवीनीकरण रोक सकता है या उसके अंदर ऐसी शर्तें डाल सकता है कि बांग्लादेश की आधी आबादी बूंद बूंद पानी को तरस जाएगी। और दोस्तों, अमित शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जाकर के जो दहाड़ लगाई है और उसके साथ ही भारत पूरे 4096 किलोमीटर लंबे बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर एक बहुत ही एआई पावर्ड ग्रिड का इस्तेमाल कर रहा है, यानी स्मार्ट फेंसिंग का काम कर रहा है। उसके ऊपर दोस्तों आपका क्या कुछ कहना है? हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें और क्या कुछ करना चाहिए? कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार।